सही है। और करीब करीब जब हमने शायद पिछली बार बात की थी तो मैंने शायद हमारा व्यू यही रहा था कि मतलब जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स है वो जो हमने लास्ट ईयर देखे थे वो इंटेंसिटी से इस साल नहीं दिखेंगे। और ज्यादातर हमें ये उम्मीद थी कि 2023 के पहले हिस्से में जो भी रेसिडुअल रेट हाइक्स होने हैं वो हो जाएंगे। और मोस्टली इन द सेकेंड पार्ट और द बैक हाफ ऑफ 2023 इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे नहीं, लेकिन वी मे प्रोबेबली गेट इनटू अ पॉज मोड। आई थिंक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं बोथ ऑन द सॉफ्टनिंग ऑफ द ग्रोथ जो आपने बताया, जहाँ पे मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे दर्शा रहे हैं कि शायद थोड़ी बहुत नरमी डेफिनेटली यूएस इकोनॉमी में दिख रही है। और साथ ही साथ हमने ये भी जो डेवलपमेंट देखा है कि वहाँ पे जो एडिशनल रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ सम ऑफ द ट्रबल्स व्हिच हैव बीन सीन इन द स्मॉलर बैंक, वो दोनों एक तरीके से एक केस डेफिनेटली बना रहे हैं कि यूएस फेड को यहाँ से मतलब थोड़ा नजरिया अपना चेंज करने की जरूरत पड़ जाए। हमारी उम्मीद है, मेरे हिसाब से, या मैं कहूँगा मेरी उम्मीद है कि यहाँ से फेड विल प्रोबेबली बी वेरी स्लो। एंड शायद मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट रेट हाइक भी मतलब जो शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो शायद होगा। क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो गया तो। क्योंकि पिछले 1.5 साल में रेट हाइक के सिलसिले जो चले, इक्विटी एज एसेट क्लास को काफ़ी दबाव देखना पड़ा। मैं आपसे आपका सेकंड सवाल जो पूछूंगा, मैं ये क्रूड ऑयल का जो मामला गड़बड़ाया इक्वेशन की, अभी मैं डॉक्टर फ्रेदून फिशराकी से बात कर रहा था जो ग्लोबल अथॉरिटी एनर्जी की। वो कह रहे हैं कि साल के अंत तक $100 की भी उम्मीद करना जायज़ होगा, क्योंकि ये ओपेक ने एकदम सरप्राइजिंग मूव दिया है प्रोडक्शन कट करने का। आपने इसे कैसे एनालाइज किया, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स को पड़ सकता है अगर माहौल सुधरा नहीं आगे चल के। जी, तो उस संदर्भ में भी मेरी राय यही रही है कि जनरली जो कमोडिटीज मार्केट है वो काफी रीजनेबली टाइट है। और मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कमोडिटी प्राइसेस इन जनरल नीचे आएंगे यहाँ से। हालांकि हमने जो पोस्ट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट लास्ट ईयर इसी समय जो हमने फ्लेयर अप देखा था, उसका हमने करेक्शन भी देख लिया है। तो उस हद तक हमने ऑलरेडी मॉडरेशन देख लिया है। लेकिन यहाँ से अगर हम फंडामेंटल्स की के हिसाब से देखें, जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन अभी ऑलरेडी आउट ऑफ द परव्यू है एज ऑफ नाउ, तो फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कमोडिटीज में बहुत सारा डाउन साइड है। और आई थिंक द सेम होल्ड्स फॉर ऑयल एज वेल। ऑयल मार्केट हालांकि बहुत ज्यादा ट्रिकी है, तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ इस मामले में, लेकिन क्लियरली जो एटलीस्ट फंडामेंटल पोजीशन से समझ में आया है हमें अब तक, वाज दैट डिमांड सप्लाई बैलेंस में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब बहुत ही टाइट मार्केट है। और ऑयल मार्केट में मतलब आप 50 मिलियन बैरल निकाल दो या जोड़ दो तो बहुत सारा अंतर गिर जाता है इन प्राइसेस। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम एट दिस स्टेज। सो आई वुड मुझे भी लग रहा है कि मतलब बहुत सारा डाउन साइड ऑयल में मुझे नहीं दिखता। क्या मैं उसके लिए ऑयल की लेवल 100 के ऊपर देखूं या 100 के करीब देखूं, वो मुझे कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऑयल में बहुत ज्यादा हमें सॉफ्टनिंग दिखाई देगी। हालांकि एट वन लेवल इंडिया के लिए शायद दिक्कत कुछ हद तक अब साल ब साल कम होती नजर आ रही है, क्योंकि हमने बहुत सारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और लोकलाइजेशन का जो सिलसिला शुरू किया है पिछले कुछ सालों में, वो हमारे लिए एक शील्ड बन के, एक ढाल बन के सामने आ रहा है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि भाई ऑयल अगर $100 क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सेंटिमेंट पे असर गिरेगा। लेकिन करंट अकाउंट मुझे लग रहा है कि जो अब यहाँ से जो स्थिति है, और हमने देखा है पिछले आंकड़ों में कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो है वो ठीक ठाक मतलब स्टेबिलिटी दे रहा है। और इंपोर्ट कंटेंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो आई थिंक ऑयल अगर कुछ हद तक ऊपर भी जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा पेन हमें सहना पड़ेगा एज फार एज करंट अकाउंट इज कंसर्न। लेकिन
क्लियरली आई मीन $100 की जब फिगर आती है तो मार्केट में डेफिनेटली थोड़ी बहुत अनसेटल्ड मार्केट जैसा हो जाता है, तो वो होना लाजिम है। लेकिन मुझे जी। नहीं लगता है कि फ्रॉम अ फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ताहिर, हम ऐसे समय में बातचीत कर रहे हैं आपसे जब आरबीआई पॉलिसी भी है, एक तरफ लोगों का ये मानना है शायद एक पॉज रहे, एक 25 बेसिस पॉइंट का हाइक आए फिर एक पॉज हो जाए। आपकी क्या उम्मीद है और आप ग्रोथ को लेके क्या सुनना चाहेंगे, या बाजार क्या सुनना चाहेगा ग्रोथ वगैरह जैसे मैटर्स को आरबीआई पॉलिसी से, गवर्नर साहब से? तो डोमेस्टिक की बात करें तो क्लियरली जहाँ तक इंटरेस्ट रेट का चित्र है, मुझे लगता है कि सेम पिक्चर विल मोर और लेस अनफोल्ड जो डेवलप मार्केट्स या यूएस में होना है। तो वहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है कि हम पीक हो रहे हैं या इंटरेस्ट रेट्स में, और या यहाँ से लेके हमें बहुत ज़्यादा रेट हाइक्स की उम्मीद नहीं है, तो मैं कहूँगा कि इंडिया में भी मोर और लेस वही सिचुएशन पैन आउट होनी है। तो क्लियरली ये रेट हाइक तो जो आने वाले 2 दिन में, कल या आज या कल में होने है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिकेशंस इवन फ्रॉम द आरबीआई विल बी समवॉट मिक्स्ड, एंड डिपेंडिंग अपॉन फेड क्या स्टैंड लेता है नेक्स्ट मीटिंग में है, मुझे लगता है कि अकॉर्डिंगली हमारे भी मूव्स विल बी कैलिब्रेटेड अकॉर्डिंगली। तो ताहिर, आई मोर और लेस ट्रेजेक्टरी मुझे सेम दिखाई दे रही है। ठीक। हालांकि इंडिया में भी मतलब इन्फ्लेशन की जो संख्या है वो एकदम कंफर्टेबल नहीं हुई है। कुछ कुछ हद तक नए प्रेशर्स ऑफ इन्फ्लेशन डेवलप हो रहे हैं अंडरलाइन, छोटे छोटे, जैसे कि पावर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया, या शायद प्रॉब्ली थोड़ा ऑयल के चलते हुए थोड़ा प्रेशर आ जाए, तो वो दिक्कतें शायद आ सकती है एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न। बट वी आर ऑलरेडी एट अ स्टेज जहाँ पे मतलब एक और हाइक करेंगे तो करीब करीब हम रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएंगे। ठीक। शायद 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन मान लो 6 के करीब रहता है, या 6 से शायद थोड़ा कम में रहता है आने वाले दिनों में, तो आई थिंक आरबीआई के लिए भी एक संदेशा जरूर आ जाएगा कि अब यहाँ पे एक तरीके का पॉज लेने की एक सिचुएशन डेफिनेटली बनती है। मैं नहीं कहूंगा कि मतलब प्रॉब्लम इज फुल्ली सॉल्व, लेकिन सेंट्रल बैंक्स विल वांट टू सी कि भाई इसका असर अब इकोनॉमीज पे क्या हो रहा है। जी। और आपने और जी, मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ इंटरेस्ट रेट सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं इस लाइट में, इस माहौल में। ऑटो नंबर्स आए, बाजार को बड़े पसंद आए ऑटो नंबर्स, एक्सपेक्टेशन कम थी लेकिन नंबर्स ठीक ठाक आए। आप ऑटो सेक्टर में किस तरफ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, वैल्यूएशन जिस तरह के ट्रेड हो रहे हैं वहाँ पे, और अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ अर्निंग्स के आगे? तो देखिए पूरा कंजम्पशन या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा बहुत मतलब आई थिंक, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। आई मीन जो प्रॉब्लम एरिया हमारे लिए एज ऑफ नाउ मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इज दैट कंजम्पशन में डेफिनेटली देयर इज अ स्लो डाउन। और ये स्लो डाउन का जो सिलसिला है, मामला है, वो करीब करीब पिछले फेस्टिव सीजन या दिवाली सीजन के बाद से दिखाई देने लगा है। और जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर जहाँ तक हमारी समझ है और जो हमने ग्राउंड लेवल से कुछ जो इंडिकेशन हमें आए हैं, वो है कि जनवरी फरवरी मार्च में और भी थोड़ा मामला स्लो हो गया है। तो ये ऑल इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल कंजम्पशन, कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स, डिस्क्रिशनरी एज वेल एज एफएमसीजी, हमें वो दिखाई दे रहा है। ऑटोज में भी कुछ हद तक मुझे लगता है कि देखिए ये एक ऐसा मंथ था जहाँ पे मतलब दिस प्रोबेबली टू माय माइंड विल बी द लास्ट मंथ जहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो आपके नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे दिखेंगे। आने वाले महीनों में आपको बेस इफेक्ट का कैचअप दिखने लगेगा फ्रॉम अर्ली पार्ट ऑफ 20 फिस्कल ईयर 23, मतलब मई जून जुलाई ऑफ 22 का जो बेस आप लेके चलोगे, तो वहां से मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की शायद हम उम्मीद नहीं रखेंगे। और कुछ हद तक मतलब जो इनिशियल जो यूफोरिया था, पेंट अप डिमांड था, या जो न्यू मॉडल लॉन्चेस थे लेके वो जो एक्साइटमेंट थी वो अब भी है, लेकिन ग्रोथ के आंकड़ों में शायद इतनी ज्यादा इतनी उभर के नहीं आए जितने अभी तक आई है। तो आई थिंक हालांकि मैं कहूंगा कि विद इन द होल कंजम्पशन बास्केट या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट बास्केट, मुझे लगता है कि ऑटोज इज स्टिल अ रिलेटिवली बेटर प्ले विद इन दैट सेक्टर। प्रेफरेंस हमारे लिए मतलब शायद ऑटो कंपोनेंट्स में हम ज्यादा भारी रहे हैं, न कि ऑटो ओईएम्स पे। ओईएम्स पे जहां तक हमारी प्रेफरेंस रही है वो फोर व्हीलर्स और
कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ ज्यादा झुकाव रहा है हमारा. सो आई थिंक दैट कंटिन्यूज. पॉकेट्स है क्लियरली ऑटोज में जहाँ पे मतलब एक्साइटमेंट रीजनेबली हाई है. यहाँ पे ग्रोथ की उम्मीद शायद हम थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं. कुछ और भी ड्राइवर्स है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी कुछ ड्राइवर्स है उनके लिए. तो आई थिंक वहाँ पे वो ऐसी हमारी अपेक्षा है. ताहिर, आपने ये जो एनबीएफसी, बड़े एनबीएफसीज हैं, बजाज फाइनेंस, पूनावाला, फिनकॉर्प, या इसमें जो वैरायटी है, क्योंकि वो कंजम्पशन को ही फ्यूल करने के लिए लोन देते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स जो क्वार्टरली अपडेट्स में नज़र आए. आप इस स्पेस पे और एनबीएफसी स्पेस पे कैसा रुझान रखते हैं इस लाइट में कि रेट्स यहाँ पे पॉज करेंगे या घटेंगे, क्योंकि इनमें ऑलरेडी 1.5-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है. जी, तो वंस अगेन जैसे मैंने कहा कि मतलब कंज्यूमर और कंजम्पशन डिमांड को लेके जो थोड़ी बहुत जो हमें दिक्कतें दिख रही है, उससे हम थोड़े मतलब इस सेक्टर से थोड़ा कॉशियस है. कुछ कुछ एक्सपोजर्स है, लेकिन झुकाव ज्यादातर बैंक्स की तरफ है, क्योंकि एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल स्पेस में आपको जैसे पता है, ग्रोथ इज नॉट एज मच ऑफ अ चैलेंज. प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन की ओर ज्यादा झुकाव है और ज्यादा अटेंशन है एज फार एज मार्केट इज कंसर्न. तो आई थिंक अब तक जो एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का माहौल रहा है, उसके चलते हुए हमें लगता है कि वो एनबीएफसी का एक कॉशनरी स्टांस वैलिड रहा है. ये शायद सिलसिला और थोड़ा 1-2 क्वार्टर और दिखने लगे, और शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ 23 जब हमें ये संकेत मिलने लग जाए कि अब यहाँ से एक ऐसी नैरेटिव बन रही है कि शायद रेट कट की हम उम्मीद कर सकते हैं. So I think that will be the time when financials and particularly NBFC will become a lot more attractive. So मैं कहूँगा कि NBFCs की पोजीशनिंग, क्योंकि टाइम करेक्शन हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन में भी शायद थोड़ी बहुत करेक्शन आई है. 2024 का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन रख के मुझे लगता है कि आप निवेश कर सकते हो, बट आई थिंक एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न शुड बी लॉट मोर बैक एंडेड. ओके, आपका इस पे क्या व्यू है? जितने भी क्रूड यूजर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि पेंट्स हो गए, हमने देखा एशियन पेंट, पिडिलाइट में प्रेशर आ रहा है, वहाँ पे ग्रोथ भी थोड़ी एनेमिक दिखी. एविएशन कंपनी हो गई, अगेन 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट क्रूड है. सीमेंट हो गया, क्योंकि अगेन ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी क्रूड लेता है. इसके ऊपर आपको वैल्यू कहीं दिख रही है, क्योंकि काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रह गई, या आप दूर रहेंगे इनसे? तो यहाँ पे थोड़ी डेफिनेटली एक पॉजिटिव प्रक्रिया बन रही थी, एंड स्पेशली क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में जो हमने जैसे मैंने कहा जून 2022 के बाद जो हमने डिक्लाइन देखा, तो एक केस एज फार एज इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन इज कंसर्न बढ़ रहा था. लेकिन अगेन अब इन द रीसेंट पास्ट बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइस मूवमेंट थोड़ी बहुत वो स्टोरी एक लेवल पे आके रुक सकती है. और इसलिए मतलब देखिए इन बहुत सारी इन कंपनीज में एज ऑफ नाउ ग्रोथ या सेल्स या रेवेन्यू की जो ट्रेजेक्टरी है वो अभी भी इतनी सपोर्टिव नहीं है. बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट केस पिछले 3 या 4 क्वार्टर में बन रहा था, वो वाज ऑन इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन और रिकवरी ऑफ मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन लेवल पे या तो ऑपरेटिंग मार्जिन लेवल पे. एक हद तक वो मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन टॉप लाइन में बहुत ज्यादा अभी भी अंतर दिख नहीं रहा है, या कि मतलब थोड़ा बहुत इनफैक्ट स्लो डाउन ही दिख रहा है. सो आई थिंक एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव केस तो नहीं बन रहा, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. सो एक न्यूट्रल सा व्यू ही है एज फार एज दिस स्पेस इज कंसर्न. आई थिंक मार्केट इनको तब ज्यादा वैल्यू करेगी या ज्यादा उसमें एक्साइटमेंट आएगा जब आपको टॉप लाइन पे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने लगे. ताहिर, एक व्यू ये भी बन के आ रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है. नेक्स्ट 2 से 5 साल का अगर व्यू लेके अगले 6-8 महीने में मिड कैप्स में सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा पैसा बन सकता है, क्योंकि ये जो पॉकेट है इसमें इसको जीडीपी ग्रोथ 6-7% की ज़रूरत भी नहीं होती है. वो लोग अपना डोमेस्टिक फोकस्ड होते हैं जहाँ पे मैनेज हो जाता है ग्रोथ. क्या ये व्यू सही है? वैल्यूएशन में पूरा बेक्ड इन है, 3 से 6 महीने 8 महीने इस सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट किया जाए तो 3 से 4 साल में अच्छा पैसा बन सकता है उस पॉकेट में. तो जो मिड एंड स्मॉल कैप की जो स्पेस है,
वहाँ पे एज ऑफ नाउ मेरी ये राय बन रही है कि स्मॉल कैप्स इज अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू मिड कैप्स, और उसमें जो हमने वैल्यूएशन करेक्शन पिछले 1 साल में देखा है या 15 महीने में देखा है, आई थिंक इज more than what you have seen in mid caps. In fact, mid caps have even outperformed large caps in the last 12 months or so. और ये शायद इसलिए हुआ है कि मतलब mid caps have been मार्केट ने उसे एक लार्ज कैप का एक एक्सटेंशन मान के देखा है, और जो आपको मोर और लेस लार्ज कैप टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स दे देती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ बिजनेस, और शायद ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बेहतर होते हैं। तो आई थिंक मिड कैप्स हैव नॉट, फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट, मैं कहूँगा कि स्मॉल कैप्स लुक लॉट मोर अट्रैक्टिव, जहाँ पे मतलब मार्केट ने अपना रिस्क अवर्जन जो है वो दिखाया है, वो स्मॉल कैप्स में है। आई थिंक वो मार्केट ऑल्सो, एज वी नो, द बास्केट इज ऑल्सो मच मोर वाइडर। तो क्लियरली फ्रॉम अ मोर पोजिशनिंग परस्पेक्टिव, या आप जैसे कह रहे हो कि मतलब आपको अगर 2 साल की एक पोजीशनिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड ईयर। 2023 एक अच्छा साल है जहाँ पे आप स्मॉल कैप्स में एक तरीके का SIP टाइप या एक ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट टाइप अप्रोच रख सकते हो, नॉट नेसेसरली विद द एक्सपेक्टेशन कि आपको 2023 में ही रिटर्न मिलेंगे, लेकिन स्मॉल कैप्स आर टिपिकली बेस्ट बॉट जब उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, जब लोगों का इंडिफरेंस रहता है। तो आई थिंक ये साल ऐसा साल है, या ये समय ऐसा समय है जहाँ पे मुझे लगता है कि स्मॉल कैप्स में निवेश करना शायद ज़्यादा प्रोडक्टिव या प्रॉफिटेबल हो सकता है, स्पेशली अगर आप 2 साल का होराइजन रखने के लिए तैयार। ऑल राइट ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और बाजार पे अपना व्यू शेयर करने के लिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।